सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, किसे कहते हैं? सामाजिक जिम्मेदारी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है समाज के प्रति जवाबदेह होना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और समाज की भलाई के लिए कार्य करने के बारे में सोचना। जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी, यानी कि उसका ऑब्लिगेशन कि वो डिसीजन ले और परफॉर्म करे ऐसे कार्यों को जो समाज के विभिन्न पक्षों के हित में हों। यानी कि एक व्यावसायिक संस्था के द्वारा ऐसे निर्णय लिया जाना और ऐसे कार्य किया जाना जो समाज के विभिन्न वर्गों के हित में हों, इसे ही एक व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी कहा जाता है। बिजनेस एंटरप्राइजेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए सोसाइटी के एस्पिरेशंस को, समाज की आकांक्षाओं को, और अपना बेस्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट कर सके ताकि जो एस्पिरेशंस हैं समाज की, सोसाइटी की, वो अचीव की जा सकें अपने प्रॉफिट के साथ साथ। यानी कि संस्था अपना प्रॉफिट भी अर्न करे और समाज की जो एस्पिरेशंस हैं उनकी भी प्राप्ति संभव हो। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल रहता है वॉलेंट्री एक्शन का एलिमेंट। यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ ये है कि एक व्यवसाय को वॉलेंट्री, ऐच्छिक रूप में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना चाहिए। केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में केस, यानी कि इसके बारे में लोगों की सोच क्या है। तो जो मैनेजमेंट के थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, काफ़ी लंबे समय से उनमें डिवाइड रहा है इस चीज़ को लेकर के, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन को फॉलो करते हैं। इनका मानना था, मिल्टन फ्रीडमैन का, कि जो कॉरपोरेशंस हैं, यानी कि जो संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, फर्म हैं, उनको अपने शेयर होल्डर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। मतलब जो शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है अपने इन्वेस्टमेंट में लाभ कमाना। तो संस्था को अपने इन्वेस्टमेंट में लाभ कमाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जबकि कुछ दूसरे थिंकर्स हैं, वो यह मानते हैं, यह सोचते हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नेक्सस है, एक समूह है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के रिलेशंस जुड़े हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हों, सप्लायर्स हों, कस्टमर्स हों, कम्युनिटी हो। तो इसलिए एक व्यावसायिक संस्था को समाज के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, क्योंकि समाज का हित अगर सधेगा तभी ड्यूरेबल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचा जा सकता है, अदरवाइज यह इम्पॉसिबल है। यानी कि लंबे समय तक प्रॉफिट चाहिए तो समाज के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, समझना होगा। आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के पक्ष में तर्क, लोगों के क्या तर्क हैं? तो जो थिंकर्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के पक्ष में हैं कि समाज को सोशली रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सोशली रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक व्यावसायिक संस्था, उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। क्योंकि कोई संस्था एग्जिस्ट करती है समाज में, ग्रो करती है समाज में, तो तभी उसको जस्टिफाइड माना जाएगा जब वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी। अगला पॉइंट है, वो कहते हैं कि यह संस्था के स्वयं के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि वो अपनी सोशल जिम्मेदारियों को समझे। तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, कि अगर कोई संस्था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगी तो इसका मतलब वो सरकारी रेगुलेशंस का अवॉइड करेगी, उनका पालन नहीं करेगी।
क्योंकि जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं वो समय समय पर बनाए गए हैं संस्था को उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, एक व्यावसायिक संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के मेंटेनेंस में सहयोग दे, इसलिए भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और इसका पालन करना जरूरी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। बिजनेस के पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी रहेगी जितना समाज के लिए बेटर बिजनेस करेगा। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, अगर कोई संस्था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी तो उसकी इमेज अच्छी बनेगी और ऐसे केस में उसके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम को भी अपना अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अगर संस्था अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेगी तो उसको बिजनेस करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। सोशल प्रॉब्लम्स के लिए बिजनेस को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके पीछे अक्सर लोग व्यावसायिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो इसलिए व्यावसायिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें ताकि समाज उनको समाज में आई प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ना ठहराए। अब नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको कुछ थिंकर्स कहते हैं कि भाई समाज ये जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका काम नहीं है। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका मानना है कि व्यावसायिक संस्थाओं का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देंगी तो इस ऑब्जेक्टिव का वायलेशन होगा। दूसरा बर्डन ऑन कंज्यूमर, इनका मानना है कि अगर संस्था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगी तो उसको इसकी कुछ कॉस्ट भी पड़ेगी और उस कॉस्ट का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। तीसरा वो कहते हैं लैक ऑफ सोशल स्किल्स, इनका मानना है कि जो व्यावसायिक संस्थाओं के चलाने वाले होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने बिजनेस के लिए और सोशल स्किल्स की उनमें कमी रहती है, इसलिए वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभा भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, क्योंकि पब्लिक में उतना अवेयरनेस नहीं होता है तो इसलिए अगर कोई संस्था अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगी भी तो उसको पब्लिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट है रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी वास्तविकता क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अभी हमने एक व्यवसाय सामाजिक जिम्मेदारी को निभाए या ना निभाए इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पढ़े। अब समझते हैं कि वास्तविकता क्या है इसके बारे में। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हर एक बिजनेसमैन के ऊपर ये एक दबाव रहता ही है कि वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और ये कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। अगर कोई व्यावसायिक संस्था या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझेगी, यानी कि समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी, तो हो सकता है उसको पब्लिक रेगुलेशन को बियर करना पड़े। अगर संस्था को पब्लिक रेगुलेशन से बचाना है तो स्वयं उसको जागरूक रहना चाहिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति। लेबर मूवमेंट का प्रेशर। वर्कर्स आज की डेट में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं, लेबर मूवमेंट्स आते हैं, अवेयरनेस है लोगों में। तो अगर संस्था अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी तो जो लेबर मूवमेंट्स हैं वो संस्था के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस का भी प्रभाव है। कंज्यूमर धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहा है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक व्यवसायिक संस्था को ये समझना जरूरी होगा कि उनको कंज्यूमर के प्रति भी जवाबदेह होना होगा, अदरवाइज कंज्यूमर्स भी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। एक बिजनेस के लिए समाज की अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से सामाजिक स्टैंडर्ड भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक बिजनेसमैन को समझने होंगे। तो इसलिए भी उसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, पूरा करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन का विकास हो रहा है। बीबीए, एमबीए के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट क्लास के लिए बनाए गए हैं स्पेसिफिकली।
तो जिस हिसाब से एजुकेशन बढ़ रही है, तो जो एजुकेटेड पर्सन मैनेजमेंट में आते हैं उनका झुकाव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आ जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में रह के काम करता है तो जो सोशल गुड है वो बिजनेस के लिए भी गुड होगा, और सोशली अगर समथिंग बैड है तो बिजनेस के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती है। समाज के हित में ही बिजनेस का भी हित है। अगर समाज बेटर होगा तो बिजनेस भी बेटर किया जा सकता है। इसलिए भी समाज के हित में सोचना होगा व्यावसायिक संस्थाओं को। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास, क्योंकि बिजनेस एजुकेशन बढ़ रही है इसलिए जो मैनेजरियल क्लास है वो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास के डेवलपमेंट होने से भी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जो संस्थाएं हैं, व्यावसायिक संस्थाएं हैं, वो उन्मुख हो रही हैं। नेक्स्ट है काइंड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है वो समाज के प्रति जिम्मेदार होने के लिए कहता है, और समाज में वो सब पक्ष आ जाते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो कस्टमर हैं, चाहे वो सप्लायर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो वर्कर्स हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं। तो इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी किसी एक चीज से नहीं होकर के जितने भी समाज से जुड़े हुए पक्ष हैं उन सब के प्रति जवाबदेह होने से है। तो इसके विभिन्न क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे हो जाते हैं। अब इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक संस्था की कि वो सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि जो सफिशिएंट प्रॉफिट जब अर्न किया जाएगा तो उससे संस्था के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और उनका विश्वास संस्था पे बना रहेगा। इसके अलावा बिजनेस की जो एसेट है उनमें भी ग्रोथ करना, ये भी एक व्यावसायिक संस्था की इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि जो लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि जिस देश में व्यवसाय हो रहा है, व्यावसायिक संस्था काम कर रही है, उस देश के कानूनों के तहत ही ऑपरेट करना। दूसरा है लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज वॉलंटरीली, यानी कि अपनी इच्छा से व्यावसायिक संस्थाओं को ऐसा होना चाहिए कि वो कानून का पालन करें, लॉ अबाइड हो। नेक्स्ट है एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी में एथिकल यानी कि मॉरलिटी से जुड़ी हुई चीजें आ जाती हैं। इसमें बिहेवियर ऑफ द फर्म का बिहेवियर है उसके बारे में एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, नॉट कोडिफाइड इन लॉ, यानी कि एक फर्म को अपना बिहेवियर वैसा रखना चाहिए जैसा कि समाज उससे अपेक्षा करता है। जरूरी नहीं है कि लॉ में ही कोडिफाई किया जाए इन चीजों को। जब कोई बिजनेस एथिकली रिस्पॉन्सिबल होगा यानी कि उसके एथिक्स मजबूत होंगे। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है समथिंग विच इज कंसिडर्ड गुड बाय द सोसाइटी, जो समाज के द्वारा अच्छा समझा जाता है उसको एथिक्स कहते हैं। जैसे कि रिस्पेक्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट एंड डिग्निटी ऑफ पीपल व्हाइल एडवर्टाइजिंग फॉर ए प्रोडक्ट। इसका एक उदाहरण है कि जब किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना और लोगों की डिग्निटी का ख्याल रखना, यानी कि इनको कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। नेक्स्ट है डिस्क्रेशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रेशनरी यानी कि इच्छा से, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्क्रेशनरी होनी चाहिए। वॉलंटरी ऑब्लिगेशन, जैसे कि प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि अगर कोई संस्था शैक्षिक संस्थानों में अपना कोई चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन देती है तो जरूरी नहीं है इसके लिए कानून बनाया जाए, संस्था को स्वयं इन कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। या फ्लड से अफेक्टेड या अर्थक्वेक से अफेक्टेड जो पीपल है उनकी हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए। ये डिस्क्रेशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, यानी कि जो समाज के विभिन्न अंग हैं उनके प्रति जवाबदेह होना। अब इनके प्रति क्या क्या जवाबदेही बनती है? सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स शेयर होल्डर या ओनर। शेयर होल्डर, अगर कंपनी की बात है तो कंपनी की दशा में शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं। एक संस्था की ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे उचित रिटर्न दे, यानी कि सही लाभ कमा के उनको प्रोवाइड कराए। इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी करना।
फिर आ जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द वर्कर्स। संस्था के जो वर्कर हैं उनके प्रति भी संस्था की जिम्मेदारी बनती है। ये भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक पार्ट है। वर्कर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? वर्कर्स को मीनिंगफुल वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि उनसे ऐसा कार्य करा जाए जो अर्थपूर्ण हो, जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिले। क्रिएट राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन, वर्किंग की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को बेटर फील हो। फेयर वेज, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, और वर्कर्स के साथ मैनेजमेंट की जो डीलिंग है वो भी उचित तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कंज्यूमर्स, ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी। तो ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी बनती है एक व्यावसायिक संस्था की कि सप्लाई किया जाना चाहिए राइट क्वालिटी, सही क्वालिटी का सामान और सही क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए। दूसरा, चार्जिंग रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस ही चार्ज किया जाना चाहिए, अननेसेसरी बढ़े हुए प्राइसेस नहीं लिए जाने चाहिए कंज्यूमर से। ये कंज्यूमर के प्रति एक व्यावसायिक संस्था की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। अब सरकार के प्रति और कम्युनिटी यानी कि संप्रदाय के प्रति या समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है एक व्यावसायिक संस्था की? रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, देश के कानूनों का पालन करना, रिस्पेक्ट करना, टैक्सेस को रेगुलरली देना और ऑनेस्टी के साथ पे करना, एक्ट करना अकॉर्डिंग टू वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, किसी समाज की जो वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज हैं, यानी कि समाज की जो मानी गई वैल्यूज हैं, जिनको समाज अच्छा मानता है, उनके अकॉर्डिंग काम करना। इसके अलावा मस्ट प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करना। नेक्स्ट, रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एक व्यावसायिक संस्था का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या रोल है? एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक मेन के सराउंडिंग में, यानी कि हमारे चारों तरफ जो टोटल है उस सबको एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसमें नेचुरल और मैन मेड दोनों तरह के रिसोर्सेज आ जाते हैं। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो नेचुरल चीजें हमारे चारों तरफ, मैन मेड जो लोगों ने बनाई है। नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं लैंड, वाटर, एयर, फ्लोरा, फौना, रॉ मटेरियल। मैन मेड रिसोर्सेज में आ जाते हैं कल्चरल हेरिटेज, जो लोगों ने डेवलप की है, लोगों ने समय के साथ साथ कल्चर डेवलप कर ली होती है। सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड द पीपल, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फैमिली, परिवार, समूह। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड that the quality of environment is fast deteriorating. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के वजह से यह माना जाता है कि एनवायरनमेंट तेजी से खराब हो रहा है। पॉल्यूशन का मतलब है इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि जो नुकसानदायक पदार्थ हैं उनका एनवायरनमेंट में इंजेक्ट होना, एनवायरनमेंट में उनका मिलना, ये पॉल्यूशन कहलाता है। और इसका जो मेन रीजन माना जाता है वो माना जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को। पॉल्यूशन चेंज करता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एयर, लैंड और वाटर की, यानी कि एयर, लैंड और वाटर की जो नेचुरल फीचर्स है उनमें परिवर्तन लाता है। पॉल्यूशन हार्म करता है ह्यूमन लाइफ को और साथ ही साथ जो बाकी स्पीसीज हैं उनकी लाइफ को भी खतरे में डालता है। काइंड एंड कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, मुख्य प्रकार हैं काइंड से और इसके कारण हैं। सबसे पहला एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच लोअर द एयर क्वालिटी। एयर पॉल्यूशन में उन सारे फैक्टर्स को शामिल किया जाता है जो हवा की क्वालिटी को डाउन करते हैं। मेनली ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो एमिट की जाती है ऑटोमोबाइल्स के द्वारा। सिमिलरली इसी तरीके से स्मोक और बाकी जो केमिकल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के द्वारा छोड़े जाते हैं, वो भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। जो रिजल्टेंट एयर पॉल्यूशन होता है, यानी कि इन सब के परिणाम स्वरूप जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे क्रिएट हुआ एक होल ओजोन लेयर में, जिससे कि जमीन पे, अर्थ पे डेंजरस वार्मिंग
की संभावना बढ़ रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी परत है जो खतरनाक किरणों को या गर्मी को आने से रोकती है, लेकिन इसमें धीरे धीरे छेद हो रहा है, एक होल हो रहा है गैसेज की वजह से। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब है वाटर पॉल्यूट होता है किससे? वाटर पॉल्यूट होता है प्राइमरीली केमिकल से और वेस्ट डंपिंग से। ये केमिकल और वेस्ट डंपिंग फैक्ट्री से या कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से भी आते हैं। नेक्स्ट है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन में भूमि का पॉल्यूट हो जाना। ये होता है डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। जो टॉक्सिक वेस्ट है जमीन पे जब गिरता है तो इससे हमारी भूमि भी पॉल्यूट होती है। ये डैमेज करता है जमीन की, यानी कि जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी को, और वो अनफिट हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए या प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मेनली होता है किस वजह से? फैक्ट्रीज के रन करने से और व्हीकल्स के रन करने से। नॉइज पॉल्यूशन को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे लॉस ऑफ हियरिंग हो रहा है, मेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट या मेंटल डिसऑर्डर। शहरों में क्योंकि ये नॉइज पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, इसलिए शहरों में इन बीमारियों की अधिकता देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशंस ने आइडेंटिफाई किया है इंटरनेशनल लेवल पे 8 प्रॉब्लम्स को जो नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। इनमें मुख्य हैं ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत का हटना, कम होना, ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट, डिफोरेस्टेशन, फ्रेश वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डेंजर टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो मेजर डैमेज हैं वो यूएन ने एक्सेप्ट किए हैं। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अब पॉल्यूशन कंट्रोल की नीड क्या है? सबसे पहला रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं तो इससे हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं उनमें कमी की जा सकती है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, लंग कॉम्प्लिकेशंस, ये होते हैं एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट के होने की कारण। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर ना केवल इन डिजीजेस की सीरियसनेस को कंट्रोल करेगा बल्कि एक सपोर्टिव हेल्थी लाइफ भी अर्थ पे क्रिएट करेगा, यानी कि जो लाइफ है वो ज्यादा हेल्दी बनेगी अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं पॉल्यूशन को। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। इससे लायबिलिटी की रिस्क भी कम हो जाएगी। एक्चुअली ये पॉसिबल होता है कि एक एंटरप्राइज को लायबल ठहराया जा सकता है, कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जा सकता है अगर वह एंटरप्राइज, वह ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक गैसेस, लिक्विड, सॉलिड वेस्ट रिलीज करती है एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट से लोगों को नुकसान होता है, तो इसके लॉस के लिए क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है ऐसी संस्था को। इसलिए एक संस्था के लिए साउंड बिजनेस पॉलिसी यानी कि अच्छी बिजनेस पॉलिसी माना जाएगा अगर वो इंस्टॉल कर लेती है पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को अपने प्रीमाइसेस में, अपनी बिल्डिंग में। अगर वो कर लेगी तो उस पर ये कॉस्ट बियर नहीं होगी, यानी कि उसको जो उसकी लायबिलिटी बनेगी इसकी वजह से वो रिड्यूस की जा सकती है। मतलब अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, पहली बात तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी अगर वो संस्था डिवाइसेस लगाएगी अपनी प्रीमाइसेस पे, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगी वो, इससे लोग उस पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, तो उस कॉस्ट से भी वो संस्था बच सकती है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्योंकि जब कोई संस्था ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करती है जिनसे पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो उस संस्था को ऐसे इक्विपमेंट अभी हमने देखा खर्च करने पड़ते हैं जो महंगे आएंगे, कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो अगर संस्था को इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम अपना करना है तो उसको अपनी ऑपरेटिंग बिजनेस की कॉस्ट को भी बचाना होगा। कॉस्ट सेविंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल होता है उस समय जब इम्प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपनाई जाए। अगर हम अच्छी टेक्निक अपनाएंगे तो हम वेस्ट करने से बच जाएंगे और हमें ज्यादा महंगे उपकरण नहीं खरीदने पड़ेंगे डिस्पोजल के लिए या कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। अगर कोई संस्था एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएगी
तो पब्लिक में उसकी अच्छी इमेज बनेगी और अच्छी इमेज की वजह से गुड रेपुटेशन होगी, जिससे संस्था की गुडविल भी बढ़ेगी और उसके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। इसके अलावा अदर सोशल बेनिफिट्स, दूसरे सामाजिक लाभ भी मिलेंगे संस्था को। पॉल्यूशन कंट्रोल का परिणाम ये होगा कि और भी बहुत सारे बेनिफिट समाज को भी मिलेंगे, जैसे क्लियर और विजिबिलिटी होगी, बिल्डिंग्स क्लीनर होंगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी और नेचुरल प्रोडक्ट प्योरर फॉर्म में अवेलेबल होंगे समाज के पास। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप्स। मेजर है एनेक्टमेंट ऑफ लॉज। सरकार किसी भी चीज को अगर कुछ करना चाहती है, कुछ बेटर, तो उसके लिए सरकार लॉ बनाती है, सबसे पहले एक्ट पास करती है। इस संदर्भ में कई सारे लॉज सरकार ने बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, हैजार्डस वेस्ट एक्ट 1989। अब है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव बीन क्लोज्ड इन सिटीज। कुछ शहरों में मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बंद की गई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हटवाया। ठीक इसी तरीके से कोर्ट्स ने कुछ आदेश दिए रिमूव करने के लिए। आगरा शहर से फाउंड्रीज को हटवाया और शिफ्ट कराया मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को कानपुर से। नेक्स्ट है वेरियस प्रोग्राम्स। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे प्रोग्राम सरकार चलाती रहती है एनवायरमेंटल एजुकेशन पे, या सेमिनार करती रहती है लोगों को अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एथिक्स क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? तो देखिए, ऐसे अगर साधारण भाषा में कहें तो बिजनेस एथिक्स का मतलब उन सब चीजों से है, उन सब बिहेवियर से है जो व्यावसायिक संस्था सोशल इंटरेस्ट के लिए, समाज के हित के लिए करना चाहती है, उसको बिजनेस एथिक्स कहते हैं। वर्ड एथिक्स का जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड ईथोस से हुआ है और ईथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, नॉर्म, आइडियल्स, मॉरल्स प्रीवेलिंग इन ए ग्रुप और सोसाइटी। एक समाज में जो कैरेक्टर, नॉर्म या आइडियल या मॉरल्स माने जाते हैं, यानी कि ये सारी वो चीजें हैं जो समाज की नजर में अच्छी होती हैं। हर एक सोसाइटी के यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो ज्यादा अच्छा या ज्यादा बेटर समझते हैं, तो उन सबको ईथोस कहा जाता है और वहीं से एथिक्स बना। एथिक्स और मॉरल दोनों ही चीज रिलेट करते हैं राइट और रॉन्ग कंडक्ट को। यानी कि अगर कोई चीज रॉन्ग है, समाज की नजर में अच्छी नहीं है, जैसे अगर कोई व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे समाज का अहित होता है, ज्यादा महंगा सामान बेचता है, घटिया क्वालिटी का सामान बेचता है, तो ये रॉन्ग कंडक्ट होगा और इसको मॉरल और एथिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ज्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है, अच्छी क्वालिटी देता है, कम प्राइस लेता है, तो इसका मतलब ही इसको माना जाएगा एथिकल या मॉरल। हालांकि ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर है। एथिक्स रेफर करता है दरअसल रूल्स को जो किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इन वर्क प्लेसेस। जहां पे काम होता है फैक्ट्रीज में, वहां पे बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि इनको मैनेजमेंट बनाता है कोड ऑफ कंडक्ट को और इनका पालन सभी को करना होता है, वर्कर्स को करना होता है। तो ऐसी जगह पे ज्यादा बेटर होता है वर्ड यूज करना एथिक्स, संस्था के एथिक्स। जबकि मॉरल इंडिविजुअल ओन प्रिंसिपल होता है, जो व्यक्ति स्वयं, जो समाज के लिए अच्छा है जो चीज, उसी चीज को जब कोई व्यक्ति स्वयं सेल्फ प्रिंसिपल्ड होकर के कहता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे सही रेट पे सामान बेचना है, मुझे लोगों से डिसऑनेस्टी नहीं करनी है, तो इसको तब मॉरल बोला जाता है। यानी कि समाज के भाषा में जब हम सोसाइटी में इस बात को करते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं ऐसा करे कि जो समाज के लिए गुड चीजें हैं उनको करे, तो वो उसका मॉरल कहलाता है। और यही चीज जब कोई संस्था तय करती है कि हम समाज के बेटरमेंट के लिए जिसको समाज अच्छा समझता है उसको करेंगे, तो ये उस संस्था के एथिक्स माने जाते हैं। एथिक्स कंसर्न्ड है what is right and what is wrong in human behavior judged on the basis of standard form of conduct। ये
कंडक्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में माना जाता है। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज अप्रूव्ड बाय सोसाइटी इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यानी कि लोगों के बिहेवियर जो अप्रूव किए जाते हैं किसी सोसाइटी के द्वारा किसी एक्टिविटी, किसी खास टाइप की किसी एक्टिविटी में। यानी कि जो एथिक्स है वो क्या है, जिन चीजों को सोसाइटी अप्रूव करती है किसी खास एरिया के लिए कि समाज में इन चीजों का होना अच्छा है, उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है किसी संस्था के द्वारा तो वही एथिक्स कहलाते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड ऑफन एनेक्ट हो जाते हैं लॉज में, बाद में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं इनके ऊपर कानून भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि जो एथिकल बिहेवियर है वो वास्तव में जस्ट और फेयर कंडक्ट होता है। एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है कि हम न्याय सम्मत और उचित कंडक्ट करें, जो कि लॉ और गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी आगे जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं या लॉज हैं वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए बन सकते हैं, लेकिन जो एथिकल बिहेवियर है वो इनको शामिल करते हुए इनसे भी आगे तक हो सकता है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉल्ड एथिक्स मे बी रिटन और अनरिटन कोड्स और प्रिंसिपल्स गवर्निंग द प्रोफेशनल और ह्यूमन एक्टिविटी। जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है उसको कहा जा सकता है एथिक्स, और यह रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन कोड भी हो सकते हैं। यह प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो गवर्न करते हैं किसी प्रोफेशनल को या ह्यूमन एक्टिविटी को। अब बिजनेस एथिक्स को क्या कह सकते हैं, तो बिजनेस एथिक्स रेफर करता है उन सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स को, उन सभी मॉरल प्रिंसिपल्स को जो समाज के द्वारा डिटरमाइन किए गए हैं, विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटीज को भी गवर्न करेंगे, शासित करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जैसे बिजनेस एथिक्स के एग्जाम्पल्स हैं चार्जिंग फेयर प्राइसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से सही प्राइस चार्ज करना, यूजिंग फेयर वेट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कमोडिटीज, सामान को मेजर करने के लिए सही वेट यूज करना, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, वर्कर्स को उचित ट्रीट करना, उचित तरीके से ट्रीट करना, और अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स, और रीजनेबल प्रॉफिट भी अर्न करना। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट क्या है, यानी कि बिजनेस एथिक्स, जो बिजनेस एथिक्स उनके लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना जरूरी है किसी भी संस्था में, तभी हम एथिकल कंडक्ट को लागू करा सकते हैं जब जो टॉप मैनेजमेंट है संस्था का वो इसके लिए स्ट्रांगली कमिटेड होगा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ कोड, क्योंकि अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि समाज की नज़र में जो चीज़ अच्छी समझी जाती हैं उनको हम मॉरल बोल देते हैं, लेकिन जब ये मॉरल्स किसी संस्था के द्वारा अपने संस्था के लागू किए जाते हैं कोड के फॉर्म में, तो बेटर वर्ड उनके लिए एथिक्स हो जाता है। तो एथिक्स में जरूरी होता है पब्लिकेशन ऑफ कोड का होना। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। इस्टेब्लिश करना कंप्लायंस मैकेनिज्म, यानी कि अगर कोई समस्या आती है कहीं पे तो उसका कंप्लायंस का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। किसी भी संस्था में किसी भी लेवल पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है उन सबको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए अगर इसको लागू कराना है। नेक्स्ट है मेजरिंग रिजल्ट। मेजरिंग रिजल्ट भी बहुत जरूरी है। मेजरिंग द परफॉर्मेंस, टॉप मैनेजमेंट शुड इवैल्यूएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो टॉप मैनेजमेंट है उसको परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन किया जाना जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट टीम और जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं तब उसको डिस्कस करना चाहिए जो रिजल्ट्स आते हैं, ताकि हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार कर सकें, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं।